हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आप देख रहे हैं बीनाज आर्ट इंस्टीट्यूट और मैं हूँ राहुल। सो जैसे कि प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन हुए, आई होप कि सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी आपको न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत मिल जाए। आज फिर से 25 क्वेश्चन आपके आ गए हैं और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश की गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो जस्ट तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टोन ब्रेकर मतलब पत्थर तोड़ने वाला। ठीक है, स्टोन ब्रेकर मतलब पत्थर तोड़ने वाला किसका प्रमुख क्षेत्र है? जियोत्तो, पीटर पाल रूबेंस, कुर्बे या हेनरी माथिस? तो स्टोन ब्रेकर जो प्रमुख चित्र है वो है आपका कुर्बे का। और कुर्बे किस वाद से कुछ वाद से हैं? यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद का टाइम क्या है? 19वीं सदी के समय का है। ठीक है, ज्योतो ज्योतो जो हैं गोथिक के आखिरी और पुनर्जागरण के प्रथम कलाकार माने जाते हैं। पीटर पाल रूबेंस ये बरोक को रिप्रेजेंट करते हैं, बरोक कला को। ठीक है, बरोक कला को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका पेरिस का न्याय काफ़ी फेमस है, पेरिस का न्याय। इसके अलावा इनकी द होली फैमिली इनकी भी है। अब द होली फैमिली से मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड रुकिए। पीटर पाल रूबेंस बरोक, ठीक है, पेरिस का न्याय। अब देखिए द होली फैमिली, द होली फैमिली से आप एक चीज़ याद कर सकते हो। द होली फैमिली एक तो माइकल एंजेलो का हो गया। किसका हो गया? माइकल एंजेलो, ये तो सबको पता होगा। और ये द होली फैमिली आपके पीटर पाल रूबेंस का भी है। ठीक है, द होली फैमिली। और इंडिया में किसका है होली फैमिली? केवल होली फैमिली मतलब पवित्र परिवार। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? पवित्र परिवार। किसका है? वो है नित्यानंद महापात्र। नित्यानंद महापात्र। ठीक है, तो होली फैमिली से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा नित्यानंद महापात्र पवित्र परिवार के अलावा भिक्षुक परिवार भी है। ठीक है, भिक्षुक परिवार, तो दोनों ही हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुर्बे आपको बता दिया। हेनरी माथिस ये फाववाद को रिप्रेजेंट करते हैं, फाविज्म। ठीक है, फाववाद को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एक काफ़ी फेमस है कृति, जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद। जीवन का आनंद। ठीक है, हरी पट्टी। ठीक है, उसके अलावा लाल चित्रकला कारकच, द रेड स्टूडियो भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। पोस्टर और होर्डिंग विज्ञापन है। पोस्टर और होर्डिंग विज्ञापन क्या है? ठीक है, परिवहन, बाह्य विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डिजिटल। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। परिवहन में जो विज्ञापन होता है, ठीक है, वो एक तो जैसे बस वगैरह है या किसी में है तो उसमें एक विज्ञापन होता है। ठीक है, एक होता है आपका बाह्य विज्ञापन, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जैसे कि किसी डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे हो या टीवी पे हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रीट्स पे बड़ी बड़ी टीवियाँ लग गई हैं या स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन पे काफ़ी एडवर्टीजमेंट होता है, तो उसको भी इसमें काउंट कर सकते हो। डिजिटलाइज्ड माध्यम मतलब जो कि टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। परिवहन जैसे कि किसी मेट्रो पे कर सकते हो, मेट्रो वगैरह पे हो गया। मेट्रो जो मेट्रो ट्रेन्स होती हैं उन पे एडवर्टीजमेंट होता है, ट्रेन्स के ऊपर होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो बसेस के ऊपर होता है। ठीक है,
इस तरीके का। और बा विज्ञापन जैसे ये पोस्टर और होर्डिंग, ये आपको जब रोड से गुजरे तो साइड में एक होर्डिंग लगी हुई है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? पोस्टर और होर्डिंग, ये बा विज्ञापन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दूसरा आंसर राइट है। अगला चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शैली के प्रवर्तक वास्तुकार रॉबर्ट द कोटी व जिलैस मेरी ओपन अर्थ हैं? किस शैली के प्रवर्तक वास्तुकार रॉबर्ट द कोटी व जिलैस मेरी ओपन अर्थ हैं? रोकोको के, बरोग लिख गया, बरोक होगा, रोमनस या गोथिक। तो ये रॉबर्ट द कोटी और जिलैस मेरी ओपन अर्थ जो हैं वो हो जाएंगे आपके रोकोको के। ठीक है, आफ्टर द बरोक, बरोक के बाद रोकोको का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयोजन के सिद्धांत होते हैं, कितने होते हैं? 4, 6, 2, 5। तो संयोजन के सिद्धांत पूछे, षडांग पूछे, ठीक है, या कला के तत्व पूछे, कला तत्व, ये सब हो जाएंगे आपके 6। तो राइट आंसर इज 6। अब ये सिद्धांत, संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से 6 होते हैं? एक याद कर लीजिए सा, और दूसरा याद कर लीजिए प्रा। ठीक है, अब इनसे कैसे, सा और प्रा से क्या निकलेगा? सा से संयोजन, सहयोग, सामंजस्य। ठीक है, प्रा से प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। ठीक है, अब ये जो प्रवाह है, प्रवाह जो है इसी को या तो लय बोल दो। ठीक है, इसी को आप लय भी बोल सकते हो, रिदम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सा से संयोजन, सहयोग, सामंजस्य, प्रा से प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। तो ये आपके 6 हो गए सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तैल रंग में चित्रण किया जाता है, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, प्लेन, या इनमें से कोई नहीं। तो तैल रंग में जो चित्रण किया जाता है वो डार्क टू लाइट फेस की तरफ किया जाता है, गहरे से हल्के की तरफ। ठीक है, और तैल रंगों की खोज कब किसने की? जॉन वॉन आइक। ठीक है, या आइक ब्रदर्स भी बोल सकते हो, आइक ब्रदर्स, 15वीं सेंचुरी, 15वीं सदी में। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। और ये थे कहाँ के? ये थे आपके नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, या आप इनको डच भी बोल सकते हो, या हॉलैंड भी बोल सकते हो, तीनों एक ही जगह का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कौन सा भाग स्तंभ के अंतर्गत नहीं आता है? लाट, परगहा, चौकी या हर्मिका? तो लाट जो है ये बिल्कुल आता है स्तंभ के अंतर्गत, परगहा भी आता है, चौकी भी आती है, जबकि हर्मिका नहीं आता है। ये किसका भाग है? ये स्तूप का भाग है। ठीक है, अब जैसे एक रफली मैं बता देता हूँ, ये स्तूप बना हुआ है। ठीक है, स्तूप बना हुआ है जिसमें ये चीज़, ये, ठीक है, एक यहाँ पे इस तरीके से होता है ये। ठीक, तो ये होती है आपकी हर्मिका। ठीक है, ये आपका चौकोर, ये आपकी रेलिंग वेदिका जो है, प्रतीक्षा पथ हो गए ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ बना होता है, जिसमें से ये तो आपका प्रतीक्षा पथ हो गया। ठीक है, प्रतीक्षा पथ, और एक ये मेन जो हो गया गेट, ये हो गया आपका तोरण द्वार। ठीक है, तोरण द्वार हो जाएगा। ये जो हिस्सा है इसको हम मेदी बोल देते हैं। ठीक, मेदी बोल दो या चबूतरा बोल दो। ठीक है, ये हो गया आपका ये जो पिलर ऐसा खड़ा है, ये चौकोर, ये हो गया आपका आयत। क्या हो गया? आयत। जबकि ये हो गया आपका ये हो गया आपका अंडभाग। ठीक है, और जो जा रहा है इसको बोल देंगे, इसको, ये हो गया छात्र। और ये जो तिकोना निकला है ये चीज़, ये होगा आपका दंड। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो हर्मिका जो है स्तूप का पार्ट है। ठीक है, और इसे पवित्र भाग भी बोलते हैं। हर्मिका को पवित्र भाग बोलते हैं स्तूप का। ठीक है,
आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिजुका श्रृंखला किस कलाकार द्वारा बनाई गई? हरिहर लाल मेड़, बद्रीनाथ आर, अवधेश मिश्र या शैल जोहर? बिजुका श्रृंखला बहुत फेमस है, ठीक है। और बिजुका रिटर्न्स, बिजुका रिटर्न्स ये भी आपकी, ये किसकी हो जाएगी? अवधेश मिश्र की। कला विमर्श संपादन करते हैं, ये पुस्तक है कला विमर्श, उसका संपादक भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये यूपी के कलाकारों में से एक आते हैं, जबकि इनमें से आपके हरिहर लाल मेड़ भी दिए हुए हैं। तो हरिहर लाल मेड़ की एक कृति है मेघदूत, ठीक है, काफ़ी फेमस है और वास में बनाए हैं, 12 चित्र हैं। और इनका जो जन्म हुआ है 1909 में हुआ है। कहाँ हुआ है? बनारस में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, बद्रीनाथ आर्य, 1936 में कहाँ जन्म हुआ? ठीक है, पाकिस्तान में। इनकी दो बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, दोनों, ये भी वॉश में काम किए हैं, ये भी वॉश में काम किए हैं। इनकी कृतियाँ जो हैं, एक सांवरी है और एक है पी कहाँ। पी कहाँ आपकी ABC आर्ट गैलरी, ABC आर्ट गैलरी जो कि बनारस में है, उसमें है। और जो सांवरी है इलाहाबाद संग्रहालय में है, जो कि 1931 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। अवधेश मिश्र के बारे में बता दिया। शैल चोयल जो हैं, ये परमानंद चोयल के, सॉरी, शैल चोयल जो हैं परमानंद चोयल के बेटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर समझ में आता है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेसिकली मैंने जैसे एनालिटिक्स देखे अपने चैनल के, तो उसमें कुछ ऐसा है कि 50% से कम लोग ही हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं और वो वीडियो देख रहे हैं। और जो वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 52% के अराउंड लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो काइंडली अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको मेरे लिए भी एक मोटिवेशन मिलेगा। सो जो लोग भी देख रहे हैं और अगर उनको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स, द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला क्रेमरिस, आनंद कुमार स्वामी, कपिला वात्स्यायन या अशोक भौमिक? द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स ये हो जाएंगे आपके कपिला वात्स्यायन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कुछ देखिए, अब ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया है, कुछ चीज़ों को आप इस तरीके से कर लो कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो। अगर आप ऐसे याद नहीं कर पा रहे हो तो जनरली क्या है, अगर उसको आप रटोगे तो आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अब जैसे द स्क्वायर एंड द सर्कल, ठीक है, तो उसको एक डायग्राम बनाया, वो चीज़ हमको हमेशा के लिए अगर हम उसको कनेक्शन में बैठा देंगे तो हमेशा याद रहेगी, इसलिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैरिज फोटो सीरीज किस कलाकार द्वारा बनाई गई? विवान सुंदरम, RV भास्करन, अनुपम सूद या सोमनाथ होर? तो मैरिज फोटो सीरीज जो बनाई गई है वो RV भास्करन द्वारा बनाई गई है। ये फोटोग्राफर हैं, ठीक है। और विवान सुंदरम साहब जो हैं, ये 1943 में जन्मे थे। अमृता शेरगिल इनकी मौसी रही हैं और इन्होंने भी एक फ़ोटो मुमताज़ श्रृंखला बनाई थी। कुछ पुरानी फ़ोटोज़ थी अमृता शेरगिल की, तो उससे बनाई थी रीटेक ऑफ अमृता शेरगिल, ठीक है। उसके अलावा और भी उनकी कृतियाँ हैं काफ़ी फेमस। विवान सुंदरम काफ़ी इम्पोर्टेंट कलाकार हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। उसके अलावा हो जाती है द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, ठीक है, हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, ठीक है।
ये आपकी हो गई। मेमोरियल भी इनका काफ़ी फेमस इंस्टॉलेशन है, मेमोरियल। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुपम सूद। अनुपम सूद एक महिला कलाकार हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। ठीक है, 1944 में जन्मी थी। ठीक है, 1944 में जन्मी। इनकी ऑटम, ठीक, ऑटम, त्रिमूर्ति, शिफ्टिंग हॉलो, शिफ्टिंग हॉलो एंड इसके अलावा आपका डार्लिंग गेट भी है। ठीक है, डार्लिंग गेट या जोडिएक साइन। जोडिएक साइन का पता है, राशि होता है, राशियों का वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जोडिएक साइन। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। अब देख लेते हैं सोमनाथ होर के बारे में। सोमनाथ होर एक मूर्तिकार भी हैं और एक आपके प्रिंट मेकर भी हैं। लुगदी छापा, लुगदी छापा की खोज की थी भारत में, और इन्होंने इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध श्रृंखला है घाव, घाव या वुंड सीरीज बोल लो। ठीक है, ये काफ़ी फेमस हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाया गया चित्र पहचान करें। एडवर्ड मुंक ये अभिव्यंजनावाद के जन्मदाता हैं या संस्थापक हैं, ये बोल सकते हो। एडवर्ड मुंक अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। और अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी। ठीक है, अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। इनकी फेमस कृति कौन सी हो जाएगी, द स्टूडियो, स्टोन ब्रेकर, द स्क्रीम या ब्लू सर्कस। द स्क्रीम जो है वो आपकी एडवर्ड मुंक की फेमस कृति हो जाएगी। द स्क्रीम कोई चीख बोलते हैं या आप बोल सकते हो आवाज़। ठीक है, चीख या आवाज़ बोल सकते हैं आप एडवर्ड मुंक की कृति को। इसके अलावा द स्टूडियो किसकी हो जाएगी, तो पिकासो की। ठीक है, स्टोन ब्रेकर आपने अभी कब पढ़ाई, कुर्बे की। और ब्लू सर्कस हो जाएगी मार्क शागाल की। किसकी, मार्क शागाल की। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, स्टेला क्रैमरिस, वासुदेव शरण अग्रवाल, कपिला वात्स्यायन या आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट की जो पुस्तक है वो है आपके आनंद कुमार स्वामी साहब की। ठीक है, ये एक कला समीक्षक हैं। ठीक है, तो काफ़ी फेमस भी हैं, तो ये हो जाएंगे आपके। अगला देख लेते हैं क्या है। सुजान लैंगर कौन थे। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर काफ़ी पूछे गए थे। ठीक है, कि ली कार्बूजियर कौन है या ईवी हेवल कौन है। ठीक है, लास्ट ईयर 2021 में पूछे गए हैं ली कार्बूजियर। ठीक है, और ईवी हेवल कौन है, तो उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार ये डालने का मतलब केवल ये है कि आपकी समझ भी डेवलप हो। अगर किसी आर्टिस्ट को पढ़ रहे हो तो बेसिक नेचर क्या है कि हमको जानना कि आखिर वो है क्या या वो क्या करता है। ठीक है, जैसे बामगार्डन है तो वो सौंदर्य शास्त्री हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उनके पर्टिकुलर प्रोफेशन को जानना, प्रोफेशन के अंदर वो क्या चीज़ करते थे। वो आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, फोटोग्राफर थे, व्यंग्य चित्रकार थे। ठीक है, तो या कार्टूनिस्ट थे। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज ना करके उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके, तो ली कार्बूजियर आपका वास्तुकार था। ठीक है, चंडीगढ़ का। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाते हैं सुजान लैंगर कौन था, तो ये हो जाएंगे एक सौंदर्य शास्त्री। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फ्रॉम फ्रीडम नामक चित्र का चित्रकार का नाम बताइए। FN सूजा, प्राणनाथ मांगो, विमल दास गुप्ता या KS कुलकर्णी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणनाथ मांगो। प्राणनाथ मांगो वही हैं जिनका जन्म 1923 में हुआ। कहाँ हुआ, पाकिस्तान में। ठीक है,
जलियांवाला बाग तो इनकी काफ़ी फेमस है ही, उसके अलावा इनकी है कैचिंग फिश, ठीक है, ये भी फेमस है। सिएस्ट्रा है, सिएस्ट्रा भी फेमस है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल केनिन, पश्चिम बंगाल केनिन, ठीक है। शोक हो गई, फेयरवेल हो गई, काफ़ी फेमस है, ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ये किस कलाकार को, किस ग्रुप को, किस कला ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, तो हो जाएगा आपके दिल्ली शिल्प चक्र, दिल्ली शिल्प चक्र। दिल्ली शिल्प चक्र का टाइम क्या है, 1949, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये भी पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार थे जब 1947 में विभाजन हुआ, और तब ये मतलब कि दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ, तब ये भारत में आए और उसके बाद 1949 में इस कला ग्रुप में शामिल हुए, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। और सुजा, ये हो जाएंगे पैक ग्रुप के कलाकार, पैक ग्रुप के कलाकार, ठीक है। के एस कुलकर्णी, ये आपके शिल्प चक्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली शिल्प चक्र को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है। गेट्स ऑफ, स्वर्ग का दरवाजा जिसे बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है। स्वर्ग का दरवाजा है गेट्स ऑफ पैराडाइज से संबंधित कलाकार है रोंदा, गिबर्ती, मसाचियो या ब्रूनालेसी। तो गेट्स ऑफ पैराडाइज के लिए जाने जाते हैं आपके लोरेंजो गिबर्ती, लोरेंजो और गिबर्ती तो लिखा ही है, समझ गए होगे। तो लोरेंजो गिबर्ती की है गेट्स ऑफ पैराडाइज, लेकिन इसी कला से, गेट्स ऑफ पैराडाइज से ही प्रभावित होकर के रोडिन जो कि महान मूर्तिकार हैं, इन्होंने गेट्स ऑफ हेल बनाई, ठीक है। गेट्स ऑफ हेल मतलब नर्क का द्वार, ये हो गया गेट्स ऑफ पैराडाइज मतलब स्वर्ग का द्वार, और ये हो गई आपकी गेट्स ऑफ हेल जो कि हो गया नरक का द्वार। जो किसने बने, रोंदा ने या रोदिन भी बोल देते हैं, ठीक है। मसाचियो की एक काफ़ी है फेमस ट्रिब्यूट मनी, ट्रिब्यूट मनी। उसके अलावा द ट्रिनिटी काफ़ी फेमस है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। पल्लव वंश की राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी थी महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी या हम्पी। ये जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ठीक है, ये किस वंश में बने, पल्लव वंश में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शोर टेम्पल, गंगा अवतरण, और जो ये रथ मंदिरों का टॉपिक था वो था महाभारत, ठीक है। युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, इन सभी लोगों के रथ बने हुए थे, रथ मंदिर थे, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, जिसमें आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा और आप सारी चीज़ों को कवर कर जाओगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर महाबलीपुरम से जो जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। और सेकेंडरी होता क्या है कि उसे याद किया आपने, ठीक है, याद किया, हो सकता है एक बार भूल जाए, लेकिन जब हम किसी मूवी की तरीके किसी चीज़ को देखते हैं या वीडियो फॉर्म में देखते हैं तो शायद नहीं भूलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मूवीज़ देखते होगे लंबे समय तक याद रहती होंगी, तो उसी तरीके ये भी है। तो मैंने वीडियो फॉर्म में आपको महाबलीपुरम को पूरे इलेबरेट किया हुआ है, अगर उसको आप देखिएगा, और वो उसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं मैंने, वो सारी की सारी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं। जो प्रीवियस ईयर में किसी तरीके से पूछा गया, या कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, या जो भी पूछा गया उससे रिलेटेड, तो सारी चीज़ें कवर की हैं, उसी हिसाब से मैंने उसको बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे आपको वो चीज़ कॉपी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम, ठीक है। तो राइट आंसर इज कांचीपुरम, जबकि बादामी चालुक्यों की थी, ठीक है, और हम्पी विजयनगर,
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद ये आपका एक प्री हिस्टोरिक क्षेत्र है जो कि कहाँ पर स्थित है, और ये एमपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ आता है? एमपी के अंतर्गत। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा या यमुना? तो देखो होशंगाबाद जो है आपका नर्मदा नदी तट पर है। ठीक है, तो राइट आंसर इज नर्मदा, वो आदमगढ़ की पहाड़ी पर है। नदी हो गई नर्मदा और आदमगढ़ हो गई पहाड़ी। ठीक है, यहाँ कुछ आपके चित्र प्रसिद्ध हैं। जिराफ समूह, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया मोर तथा वन देवी, ठीक है, उसके बाद हो गया हल्के पीले रंग का हाथी, जंगली भैंसा। ठीक है, तो ये कुछ आपके चित्र हो जाते हैं जो मिलते हैं इम्पोर्टेंट। उसके अलावा इसकी खोज किसने की? मनोरंजन घोष ने। कब की? जब एस राजा का जन्म हुआ। तो जन्म कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। और जो कावेरी है तो यहाँ इसमें जो है सित्तनवासल के इसके किनारे, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं भित्ति चित्रण की, तो वो कावेरी नदी के किनारे हैं। ठीक है, सित्तनवासल। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य शांति निकेतन में हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन में हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? के.जी. सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल या आर.एन. टैगोर? देखो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे विनोद बिहारी मुखर्जी भी हैं, भित्ति चित्रण किए सतीश गुजराल भी, के.जी. सुब्रमण्यम भी। ठीक है, सबके अपनी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, तो उस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, अब जो शांति निकेतन में हिंदू संत के मध्यकालीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किया था, वो कहाँ किया था? शांति निकेतन के हिंदी भवन में। ठीक है, विषय था मध्यकालीन हिंदू संत। ठीक है, तो किसने किए थे? विनोद बिहारी मुखर्जी ने, जिनका जन्म कब हुआ? 1904 में हुआ। ठीक है, बेहाला नगर में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ। निधन कब हो गया? 1980, जब आपके कनु देसाई का भी निधन हुआ, जब आपके रामकिंकर वैच का भी जन्म हुआ, और आपके विनोद बिहारी मुखर्जी का भी उसी साल निधन हो गया। ठीक है, आई होप की चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपके दिमाग में। इनकी एक आत्मकथा है जिसको बोलते हैं चित्रकार। आत्मकथा, ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म बनी। ये एक तो अंधे कलाकार, हाँ अंधे कलाकार थे। ठीक है, अंधे होने के बावजूद ये बहुत अच्छा भित्ति चित्रण करते थे। तो आप समझ सकते हैं वो किस तरीके के भित्ति चित्रकार रहे होंगे, बहुत ही अव्वल दर्जे के थे। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई सत्यजीत राय द्वारा। किसके द्वारा? सत्यजीत राय के द्वारा। ठीक है, क्या थी वो फिल्म? द इनर आई। द इनर आई, अंदर की आंख बोल सकते हो इसको हिंदी में। तो कहने का मतलब है कि अंदर की आंख से ये भित्ति चित्रण इतना अच्छा करते थे। अगर इनके एक्चुअल में आंखें होती, अगर अंधे कलाकार ना होते तो कितना खतरनाक आर्टिस्ट होता ये। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था लीला मुखर्जी, लीला मुखर्जी, और बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी आपको पता है मैक्रोमा टेक्निक के लिए जानी जाती हैं, और रस्सी के रेसे, ठीक है, उसके द्वारा ही वो मूर्तिकारी करती हैं। ठीक है, मैक्रोमा टेक्निक के लिए, और ये बहुत बड़ी मूर्तिकार ये भी है। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। इनका एक चित्र है काफ़ी फेमस है, एक तो ट्री लवर हो गया, ठीक है, नेपाली दृश्यांकन है, ठीक है, तो ये कुछ इनके चित्र हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम साहब कब जन्मे? 1924, 2016 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, 2016 में आपके एस.एस. राजा का भी निधन हो जाता है। ठीक है, और जन्मे कहाँ थे? केरल में,
शिक्षा कहाँ ली? शांति निकेतन में राम किंकर बैज, विनोद बिहारी और नंदलाल बोस के सानिध्य में ली, के जी सुब्रमण्यम में। जब इनके अंतर्गत लिए हैं तो इनको उसी तरीके के ज्ञान भी होंगे, तो काफ़ी मॉडर्न थे ये वित्त चित्रकारी में भी, चित्र भी अच्छे बनाते थे। इनका एक फेमस चित्र है द किंग ऑफ, भित्ति चित्र है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, क्लियर है? इसके अलावा इनकी खाकी चित्र श्रृंखला है, काफ़ी फेमस है खाकी श्रृंखला, ठीक। इनकी एक बुक है मूविंग फोकस। इनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता भी रखी हैं इसके पहले, ठीक है। जबकि आपके सतीश गुजराल 1925 में जन्मे, ठीक है। वास्तुकार, भित्ति चित्रकार, चित्रकार, मूर्तिकार, सब काम किए इन्होंने, ठीक है। 1925 में जन्मे, कहाँ जन्मे? पाकिस्तान में, ठीक है। मेयो कॉलेज में शिक्षा ली पहले, फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा ली। इनकी एक मूर्ति है गणेश, ठीक है। हॉर्स भी है, ठीक है, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इनके चित्र हैं विलाप, मोहनजोदारो, विभाजन त्रासदी, ठीक है। उसके अलावा आपका कौन है? आत्महत्या से पूर्व, ओह चलिए कोई बात नहीं। तो ये इनके प्रसिद्ध चित्र हो जाते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा, जिनका जन्म 1861 में हुआ, 1941 में निधन हो गया, ठीक है। और ये 67 ईयर की एज पे इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया। इनकी गीतांजलि पे इनको नोबेल मिला, नोबेल। और गीतांजलि का चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बोस ने, ठीक है। सहज पाठ, ओह शिट, जस्ट अ सेकेंड, सहज पाठ, ठीक है, इसको भी नंदलाल बोस ने ही किया। जबकि जीवन स्मृति इसका किया गगनेंद्र नाथ ने, ठीक है। और इनकी थी चित्रांगदा, चित्रांगदा, चित्रांगदा पे अवनी बाबू ने, ठीक है। जब इनका 1941 में निधन हुआ तो अवनी बाबू ने एक कृति बनाई महाप्रयाण, लास्ट जर्नी और तुलिका त्यागी, ठीक है। मतलब चित्र बनाना छोड़ दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपको इसीलिए काफ़ी एलेबरेट करके बता दिया कि कोई भी आर्टिस्ट आया तो उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो आपके रिकॉल होती रहें। आई होप कि सभी लोगों ने पढ़ लिया ये सब चीज़ें, लेकिन वो बार बार अगर उन चीज़ों को मैं आपके सामने लाता रहूँगा तो रिकॉल होती रहेंगी, इस वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी नामक चित्र, ठीक है, जिसे मुगल सुंदरी भी बोलते हैं, ठीक है, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इलाहाबाद, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, भारत कला भवन बनारस, या सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद? तो राइट आंसर इज 3, भारत कला भवन में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। रॉक गार्डन किस शहर में है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद? तो रॉक गार्डन जो है आपका वो चंडीगढ़ में है, जो कि नेकचंद सैनी द्वारा बनाया गया, नेकचंद सैनी थे, ठीक है। दिल्ली में आपका वो है इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट। और मुंबई में है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है, गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई और इंडिया गेट
इन दिल्ली। ठीक है, तो इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है? लुटियंस। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया के जॉर्ज विटेट। ठीक है, और हैदराबाद जो था ये नगर बसाया गया था, हैदराबाद नगर, तो ये किसने बताया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह, जो गोलकुंडा का था, कुतुब शाही वंश जब जहाँ चलता था गोलकुंडा में, तो वहीं का था एक किंग कुली कुतुब शाह, जिसने हैदराबाद नगर को बसाया था। जबकि चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर, मैंने आप लोगों को बताया भी था। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। मोटी एवं नाटी आकृतियाँ किस शैली में बनाई गई? बूंदी में, कोटा में, किशनगढ़ या मेवाड़ में? तो मोटी एवं नाटी आकृतियाँ जो बनाई गई हैं वो मेवाड़ के लिए जानी जाती हैं। मेवाड़ वही है, मेवाड़ शैली है जो कि राजस्थान की उपशैली है। ठीक है, जिसके जगत सिंह प्रथम आपके चरमोत्कर्ष काल में रहते हैं। इसके अलावा शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, नानाराम, मनोहर, भीखम, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, शहाबुद्दीन ने ही भागवत पुराण, गीत गोविंद, रागमाला, रसिक प्रिया, इन सब का चित्रण यहाँ पर किया हुआ है। मनोहर ने किया हुआ है रामायण का, काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक है, और निसारुद्दीन ने चावंद रागमाला। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। बूंदी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1342 में देवाजी ने। कोटा का 1625 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा माधव सिंह हाड़ा। किशनगढ़ 1609 से 1611, किसने? किशन सिंह ने। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। 728 में बप्पा रावल, 728 में बप्पा रावल ने आपका इस्टेब्लिशमेंट किसका किया? मेवाड़ का। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरानी कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ ही सबसे ज़्यादा पुरानी भी हो जाएगी। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? हरविजय सूरी, बीरबल, खाना या फैजी? तो अकबर ने जगत गुरु की जो उपाधि दी थी वो दी थी हरविजय सूरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। हरविजय सूरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट हिरोन पक्षी का चित्रण किस कलाकार ने किया? गोवर्धन ने, नादिर ने, होनहार ने या बालचंद ने? तो नाइट हिरोन पक्षी का जो चित्रण किया है वो आपके किया है होनहार ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होनहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्रकूट में राम भरत मिलाप किस शैली का चित्र है? अजमेर का है, जयपुर का है, मेवाड़ का या किशनगढ़ का है? चित्रकूट में राम भरत मिलाप जो चित्र है वो आपका है जयपुर का। ठीक है, और जयपुर के अलावा ये बनाया किसने? गुमान ने। ठीक है, और ये है कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय। ठीक है, नई दिल्ली में। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जनरली क्या है कि राधा कृष्ण का ही चित्रांकन हुआ है पूरी शैली में, राजस्थानी में पूरी शैली में राधा कृष्ण का ही चित्रण हुआ है। लेकिन मैं एक ऑप्शन ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे कि राम से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कोशिश करो, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप जयपुर लगा के चलना। ठीक है, तो आप जयपुर ही लगा के चलना, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट मैटर राम जी से संबंधित हैं। इस वजह से आपको बता रहा हूँ जयपुर से कनेक्टेड होकर के चलिएगा। बाकी जहाँ पर है तो मोस्टली आपको राधा कृष्ण से ही संबंधित मिलेगा, राग रगनियों से मिलेगा। ठीक है, जबकि किशनगढ़ एक शैली है
जिसके अंदर राग रागनियों का चित्रण ही नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि कोटा शैली जो है वो आपकी शिकारी शैली बोली जाती है, तो लोगों को जनरली लगता है कि शिकार के ही दृश्य मिले हैं केवल, लेकिन किशनगढ़ एक इकलौती शैली है जहाँ पर राग रागनियों का चित्रण हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता थी तो आप नोट डाउन कर सकते हो, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। पैनी मूछें, गोल नासिका, कान के नीचे तक जाती कलमें किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? उनियारा, अलवर, शेखावटी या कोटा? तो पैनी मूछें जो हैं, गोल नासिका है, कान के नीचे तक जाती कलमें हैं, किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी उनियारा शैली की। उनियारा किस शैली की उपशैली है? तो यह है ढूंढार की, ढूंढार की, ठीक है। ढूंढार किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। कछवा वंश था यहाँ पर, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 शैलियाँ आती हैं, जयपुर, अलवर, उनियारा और चौथी शेखावटी, ठीक है। तो ये 4 शैलियाँ आपकी आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिविक्रम का संबंध किस गुफा से? बाघ से, अजंता से, एलिफेंटा से या बादामी से? ठीक है। तो त्रिविक्रम का जो संबंध है वो आपका बादामी से है। तो ये यहाँ का एक वो चित्र मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर शिव विवाह, ठीक है, शेषाशाही विष्णु, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यहाँ के लिए, जो यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? स्टेला क्रेमरिस ने, स्टेला क्रेमरिस ने की थी ये यहाँ की खोज। और कब की थी? तो 1935 का वही टाइम है जिस साल परमजीत सिंह का जन्म हुआ या ए रामचंद्रन का जन्म हुआ, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आप इस तरीके से कनेक्ट करके चल सकते हो और उनको याद कर सकते हो, ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद बनी रहें, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कभी कभी यहाँ पे 24 और 34 भी दे देता है, ठीक है, 24 और 34। तो 24 से आप याद कर सकते हो आपके FN सुजा को, ठीक है, इनका जन्म भी 1924 में ही हुआ है। 34 से आप याद कर सकते हो अपने ज्योति भट्ट को, ठीक है, तो उनका भी जन्म हुआ है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप कनेक्ट करके एक दूसरे से चलते रहिए, ठीक है। फिलहाल 1935 से काफ़ी रिलेटेबल हो जाता है, इसको काफ़ी बार सही माना गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा नटराज का भी है, विरहणी रमणी चित्र, विरहणी रमणी नटराज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र हो जाते हैं यहाँ के, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और ऑप्शन को खंगाल लिया जाए, ठीक है। बाद में 5 गुफाएं पंच पांडु कहा जाता है, 5 पांडव बोल सकते हो, ठीक है। कल्याण पुराना नाम है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को रिप्रेजेंट करते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। कुल 9 गुफाएं थी, लेकिन 6 में चित्र मिलते हैं। कौन कौन सी हैं? ग्रह गुफा, पंच पांडु, ठीक है, हाथी खाना, ठीक है, और रंग महल। और ये सीक्वेंस में याद रखिए क्योंकि सीक्वेंस पूछता है, ठीक है, पाठशाला और आखिरी शिक्षकों का निवास स्थान। क्लियर, ठीक है। अजंता आपको पता ही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। कितनी गुफाएं हो जाती हैं? 30, और सारी के सारी बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर 9, 10, 19, 26 और 29 आपकी चैत्य हो जाती हैं। रेस्ट ऑफ द केव्स आर विहार गुफा। चैत्य क्या है आपका? पूजा गृह, प्रेयर हॉल, ठीक है।
जबकि विहार रेस्ट रूम बोल सकते हो, ठहरने का निवास स्थान, ठीक है, रेस्ट रूम। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ओके, आपका एलिफेंटा बच रहा है। एलिफेंटा कहाँ पर है? अभी आपको गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसका बताया, तो वहाँ से लगभग 6 मील की दूरी। ये आपका अगर मान लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, ठीक है, ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है और यहाँ से लगभग 6 मील की दूरी पर धारापुरी टापू है, ठीक है। धारापुरी टापू जिसे एलिफेंटा भी कहा जाता है, ठीक है, एलिफेंटा कहा जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हमको मिली हैं, जैसे कि त्रिमूर्ति काफ़ी फेमस हो जाता है, ठीक है, जिसे महेश मूर्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महेश मूर्ति, जिसका साइज क्या है? 18x23 या कहीं कहीं 24 भी लिख के आ जाता है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर नटराज की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति हो गई। शिव पार्वती विवाह भी हो गया। यहाँ पर मूर्तियाँ ही मिली हैं आपको, ठीक है। और ये पूरी जो गुफा है ये शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? भोलेनाथ को, शिव जी को, ठीक है। अच्छा, एलिफेंटा जो थी इसको 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार ललित कला में सबसे निम्न कला है। हीगल ने एक सीक्वेंस दिया है जो कलाओं का, जिसमें उन्होंने सर्वोत्कृष्ट कला और निम्न कला सबको डिफाइन किया हुआ है। वो क्या है? वो है काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य, ठीक है। तो इनके हिसाब से काव्य जो है सर्वोत्कृष्ट कला है, संगीत उसके बाद, चित्र उसके बाद, मूर्ति उसके बाद और स्थापत्य सबसे निम्न कला हो जाएगी। तो यहाँ पूछा क्या है, सबसे निम्न कला कौन सी है? तो स्थापत्य इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, सब कुछ सही समझ में आया होगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।